नमस्कार, मैं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एमए इतिहास फोर्थ सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसका अर्थ क्या रहा और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों और इसके अर्थ परिभाषा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत और उसके अर्थ को समझेंगे। दोस्तों, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी गुट में ना होना गुट निरपेक्ष कहलाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भारत क्वाड संगठन बनाया हुआ है, U2 बनाया हुआ है, यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे संगठन में भारत जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या हम एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बचे हुए हैं और क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के विश्व के नेताओं ने इसकी शुरुआत की थी? तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने के बजाय मैं आपको शुरुआत में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं किताब से आपको पढ़कर सुनाऊँगा और आने वाले दिनों में मैं ईमानदारी से इस टॉपिक पर प्रॉपर नोट्स बनाकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए आपको थर्ड वर्ल्ड को जानना होगा और थर्ड वर्ल्ड को जानने से पहले आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जानना होगा। दोस्तों, 1939 से 1945 के दौरान तृतीय विश्व युद्ध हुआ। इस विश्व युद्ध ने विश्व में एक त्रासदी को खड़ा करने का काम किया। इस विश्व युद्ध के बाद जब जापान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तो अमेरिका ने उसके नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। यहाँ पर रूस स्तब्ध रह गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से यह नहीं जानता था कि अमेरिका के पास इतना शक्तिशाली हथियार है। जैसे ही परमाणु हथियार गिराया अमेरिका ने, वैसे ही विश्व में एक बौखलाहट सी आ गई, क्योंकि इससे पहले इतना भयानक प्रकार का हथियार विश्व ने किसी और देश के पास नहीं देखा था। इससे ये हुआ कि अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। कहते हैं ना कि मौके पर चौका मारकर वो एकदम से आगे निकल गया, जबकि वो रहता बहुत पीछे। इसलिए रूस में पहले से ही जो विचारधारा का टकराव था, अब वो टकराव राजनीतिक टकराव में बदल चुका था, जहाँ पर साम्यवादी और पूंजीवाद मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध की जो बुरी शक्तियाँ थी उनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ होने वाले थे और शीत युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। अब यहाँ पर प्रमुख रूप से दो धड़े बन चुके थे, दो विश्व बन चुके थे, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। 1950 के दशक में भारत सहित बहुत सारे देश आज़ादी के स्वाद को चख रहे थे और अपनी स्वतंत्रता की शुरुआत कर रहे थे। अब यहाँ पर इन देशों के पास दो विकल्प थे, या तो वे साम्यवादी बने या फिर पूंजीवादी बने। वे जानते थे कि अगर वे साम्यवादी बने तो फिर उन्हें साम्यवादियों की तरह रहना होगा, उनकी कोई विचारधारा नहीं होगी और वे सीधे तौर पर पूंजीवादियों के शत्रु बन जाएंगे। यही तब भी होता जब वे पूंजीवादी बनते। दोस्तों, यहाँ पर गुटनिरपेक्ष देशों में जहाँ पर प्रमुख नेताओं में जीनो केन्याता, लुर्कानो बोनिया, नेहरू, बांग्लादेश के शेख मुजीब जैसे प्रमुख नेता थे, इन नेताओं के पास यह विकल्प था कि वे अपने आप को इनसे तटस्थ रख सकते। भारत ने चीन के साथ पंचशील का जो समझौता किया, उसी से निकलकर आया गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत। इस समझौते के बाद यह विचार सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आया कि क्यों ना विश्व में एक ऐसा गुट बनाया जाए जो किसी भी गुट में सम्मिलित न हो। यहाँ पर गुटनिरपेक्ष का अर्थ था कि हम किसी भी सैन्य संधि में सम्मिलित नहीं होंगे। जैसे हम नाटो को देखते हैं, सीएटो को देखते हैं या फिर रूस का वार्सा पैक्ट को देखते हैं, तो ये सभी सैनिक संधियां हैं। यही कारण है कि जो भी गुटनिरपेक्ष में सम्मिलित देश हैं, उनकी पहली शर्त यही होती है कि शामिल होने वाला देश किसी सैन्य संधि से न जुड़ा हो। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सीधे तौर पर अर्थ यही था कि हम, पहली बात तो ये है कि हम ना तो पूंजीवाद से जुड़ेंगे और ना ही मार्क्सवाद से जुड़ेंगे। दूसरी शर्त ये है कि हम किसी
विचारधारा को अपनाएंगे नहीं, हम खुद की विचारधारा खड़ी करेंगे। और तीसरा ये था कि हम जो पिछड़े देश हैं वे सभी गुटनिरपेक्ष बनेंगे और एक दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ेंगे। इसका एक उद्देश्य और ये भी था कि हम किसी सैन्य संधि में नहीं फंसेंगे और सैन्य संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि सैन्य संधि पर जुड़ने से वह देश सीधे पिछड़ेपन का शिकार हो सकता था। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। अब हम यहाँ पर से किताब को पढ़ते हैं, आपको केवल ध्यान से सुनना है और पूरा ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादी रूस तथा पश्चिम के अमेरिका, इंग्लैंड और पूंजीवादी देश मिलकर फासीवादी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। उन्होंने युद्ध में एक दूसरे की सहायता ही नहीं की थी बल्कि परस्पर अच्छे मैत्री संबंध भी कायम किए थे। रूस तथा पूंजीवादी देशों की राजनीतिक विचारधाराओं की राजनीतिक संगठन और आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य बुनियादी अंतर था। फिर भी आशा की गई थी कि ये दोनों भी गुट युद्ध की विभीषिका से उचित सबक सीखेंगे और युद्ध के बाद मिलकर ऐसे ही शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में परस्पर सहयोग करेंगे, जो युद्ध के अभिशाप से सदैव के लिए मुक्त रहेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शीघ्र ही संसार दो परस्पर विरोधी गुटों में बढ़ गया। एक गुट में पश्चिम के सभी पूंजीवादी देश सम्मिलित थे और दूसरे गुट में रूस तथा पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश सम्मिलित थे। दोनों गुटों के बीच शीघ्र ही गहरा संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो गया। पूंजीवादी देशों को भय हुआ कि यदि रूस की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई तो संसार भर में उसकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। संपूर्ण विश्व को साम्यवादी क्रांतियां निगल लेंगी। साम्यवादी रूस की प्रारंभ से यही घोषित नीति रही थी कि वह विश्व भर में साम्यवादी क्रांतियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और सहायता देगा। अमेरिका ने युद्ध के दौरान ही परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था, जिसका प्रयोग उसने जापान के विरुद्ध किया। रूस भी युद्ध के उपरांत कुछ ही वर्षों बाद परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र बन गया। इससे दोनों ही गुटों के बीच पारस्परिक संदेह तथा भय और भी गहरा होता चला गया। विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी, जिसका उद्देश्य था कि युद्ध को सदैव के लिए पृथ्वी से समाप्त कर देना। किंतु पश्चिम के पूंजीवादी राष्ट्रों ने साम्यवादी राष्ट्रों के विरुद्ध एक बड़ा शक्तिशाली सैनिक संगठन जो बनाया था, उसका नाम था नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद पूंजीवादी देशों ने कई अन्य संगठन बनाए, जैसे केंद्रीय शक्ति संगठन सेंटो, दक्षिण पूर्वी एशिया शक्ति संधि संगठन सिएटो इत्यादि। इसी बीच 1949 में चीन में साम्यवादियों की विजय हो चुकी थी। इस प्रकार प्रशांत महासागर से लेकर चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मन तक एक विशाल साम्यवादी क्षेत्र बन गया था। पूंजीवादी देशों को उक्त सैनिक संगठनों का एकमात्र उद्देश्य इस साम्यवादी क्षेत्र के चारों ओर से सैनिक नाकेबंदी करना था। अपनी रक्षा के लिए रूस तथा पूर्वी यूरोप को साम्यवादी देशों ने भी मिलकर वार्सा संगठन के नाम से एक शक्तिशाली सैनिक गुट का निर्माण कर लिया था। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। सर्वप्रथम 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद एशिया तथा अफ्रीका में स्वतंत्रता की लहर सी आ गई। एक के बाद एक अनेक देश स्वतंत्र होते चले गए। इन नव स्वतंत्र देशों ने भारत का विशेष स्थान था। इसका कारण था उसका आकार, जनसंख्या, प्राकृतिक साधन तथा प्राचीन ऐतिहासिक परंपराएं थी। उधर भारत के प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू का एशिया तथा अफ्रीका के देशों में बड़ा सम्मान था। इसलिए भारत अनौपचारिक रूप से नव स्वतंत्र देशों का नेता बन गया था। इन नव स्वतंत्र देशों के सामने मुख्य समस्याएं यह थी कि पूंजीवादी और साम्यवादी सैनिक गुटों के साथ किस प्रकार की नीति अपनाई जाए, उनके साथ किस प्रकार के संबंध कायम किए जाए। बहुत सोच विचार के बाद इन देशों ने जिस नीति को निर्धारित किया वही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई।
इस नीति का मूल अर्थ बहुत ही सरल और स्पष्ट था। सैनिक गुटों में से किसी में भी सम्मिलित न होना। एशिया और अफ्रीका के इन राष्ट्रों के सामने एक विकल्प यह था कि वे पूर्वोक्त सैनिक गुटों में से किसी एक में सम्मिलित हो जाते, किंतु उन्होंने इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया और गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाई, क्योंकि वे जानते थे अगर वे किसी एक सैनिक गुट में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप जब एक सैनिक गुट में सम्मिलित होते हैं तो दूसरा सैनिक गुट सीधे तौर पर आपका शत्रु बन जाता है और फिर आपको उससे दुश्मनी मुफ्त में मिल जाती है। इससे आपका विकास, आपकी राजनीतिक विचारधाराएं, हर प्रकार का आपका विकास पीछे और पिछड़ता चला जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ समझने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो देश के राष्ट्रीय सिद्धांत और राष्ट्रीय हित से बढ़कर नहीं है। कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे कि 1971 के समय जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उनके जो मुक्ति संग्राम था उसमें भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो कभी भारत रूस की तरफ से बात रखता है तो कभी यूक्रेन की तरफ से। ठीक इसी तरह से अभी जब गाज़ा पर इज़राइल के द्वारा हमला किया गया तो भारत ने इज़राइल की निंदा की और इससे पहले तक भारत इज़राइल के समर्थन में था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता है यहाँ पर इसका सीधे तौर पर ये अर्थ है कि हमें किसी सैनिक संधि में नहीं उलझना है, किसी सैनिक समझौता या किसी सैनिक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इसके बजाय हम अपनी स्वतंत्र राय रख सकते हैं, हम किसी संगठन में विकास के लिए जुड़ सकते हैं, हम किसी संगठन में भागीदार बन सकते हैं, हम किसी देश पर राय दे सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, पर हम किसी भी प्रकार की सैनिक कार्यवाही में हम संधि में सहयोग नहीं करेंगे। और बात रही बांग्लादेश की, तो जब राष्ट्रीय हितों की बात आ जाती है या फिर जहाँ पर सीधे तौर पर ये समझ में आता है कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से निराधार है, गलत है, तो उस स्थिति में देश उस समय पर संधि भी कर सकता है। जैसे भारत ने भूटान के साथ की हुई है, नेपाल के साथ की हुई है और साथ ही हमने बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में उनका सहयोग दिया। तो ये सब हमारे राष्ट्रीय नीति के तहत हुआ। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्षता का अर्थ केवल इतना है कि हमें किसी सैन्य संगठन यानी कि हमें किसी सैन्य समझौते में नहीं जुड़ना है ताकि हमारा विकास बाधित ना हो। दोस्तों, गुटनिरपेक्षता के लिए असंलग्नता यानी कि किसी से ना जुड़ना, गुटनिरपेक्षता किसी गुट में ना रहना, तटस्थता यानी कि किसी भी पक्ष से अलग रहना आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसका मूल अर्थ प्रारंभ से लेकर अब तक विवाद का विषय बना हुआ है। इस संदर्भ में तटस्थता शब्द का अर्थ और प्रयोग सर्वथा अनुचित है। इस शब्द का प्रयोग तो प्रायः उस राष्ट्र की नीति के लिए होता है जो किसी युद्ध के दौरान दो पक्षों में से किसी का साथ नहीं देता, अर्थात दोनों में से किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध में सम्मिलित नहीं होता। गुटनिरपेक्षता कोई युद्धकालीन नीति नहीं थी, उसका संबंध तो शांतिकालीन परिस्थितियों से था। यानी कि गुटनिरपेक्षता और तटस्थता दोनों अलग अलग है। गुटनिरपेक्षता कहता है कि अगर विश्व शांति के लिए कहीं युद्ध अनिवार्य है तो गुटनिरपेक्ष देश वहाँ पर यूनाइटेड नेशन का सहयोग देंगे, उन देशों का सहयोग देंगे जो शांति की स्थापना करने में लगे हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान में भारत अमेरिका के साथ था शांति स्थापना के लिए। इसी तरह से जो अलग अलग क्षेत्रों में जो अशांति स्थापित हुई थी उन सभी के लिए भारत अपनी गुटनिरपेक्षता नीति को अलग रखकर दरकिनार कर शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत था। यानी कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व में शांति की स्थापना और इसके लिए अगर कोई शक्ति अशांति फैलाती है तो उसे
ख़त्म करना भी इन देशों का दायित्व होगा। यहाँ पर तटस्थता की नीति गुटनिरपेक्षता नहीं है, क्योंकि तटस्थता कहता है कि कहीं भी कुछ भी होता रहा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं होंगे। गुटनिरपेक्षता की नीति की मुख्य विशेषता यह है कि इसका अनुसरण करने वाला राष्ट्र सैनिक संधियों का विरोध करता है, वह स्वयं सैनिक संगठनों में सम्मिलित नहीं होता, साथ ही साथ सैनिक गुटों के निर्माण को संदेह की दृष्टि से देखता है। वह मानता है कि सैनिक गठबंधन सहयोग का नहीं बल्कि विरोध का परिणाम होता है। उनमें सम्मिलित होने वाला देश शस्त्रों की दौड़ में सम्मिलित हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, अतीत के 2 विश्व युद्ध सैनिक गठबंधनों के ही परिणाम थे। यानी कि सैनिक गठबंधनों ने संदेह को जन्म दिया। जब आप देखते हैं कि 2 लोग बहुत ज़्यादा खुसर-फुसर करते हैं, तो तीसरा व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं ये दोनों मिलकर मेरी चुगली-चाड़ी तो नहीं कर रहे हैं। भले ही वो कितनी काम की बात कर रहे हों, लेकिन तीसरे व्यक्ति को तो यही लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर तब जब वो बात करते-करते उसे देखते भी हैं। तो ये बात विश्व स्तर पर भी लागू होती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राष्ट्र आपस में गुप्त संधियां कर रहे थे, और जब धीरे-धीरे इनके बारे में विश्व की अन्य शक्तियों को पता लग रहा था, तो उनके मन में यह भय पैदा हो रहा था कि कहीं ये संधियां हमारे खिलाफ तो नहीं हैं, कहीं ये हम पर आक्रमण तो नहीं करेंगे, और इसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब ये गुटनिरपेक्ष देश चाहते थे कि इस तरह के किसी भी सैनिक गठबंधनों का निर्माण न हो जो तृतीय विश्व युद्ध को, तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे। गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ यह नहीं है कि उसको मानने वाला राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति अपेक्षा अथवा उदासीनता का दृष्टिकोण अपनाए। 1949 ईस्वी में अमेरिका की जनता के समक्ष बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जहां कहीं स्वतंत्रता संकट में पड़ती है, न्याय को चुनौती दी जाती है या आक्रमण होता है, वहां हम तटस्थ नहीं रह सकते और न रहेंगे। यानी कि जब किसी देश में या फिर किसी क्षेत्र में शांति की स्थापना करनी हो, तो वहाँ पर ये गुटनिरपेक्ष देश, ये संगठन अपनी तटस्थता को त्यागते हैं और शांति की स्थापना करने में सहयोग देते हैं। एक अन्य अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब हम कहते हैं कि हमारी नीति गुटनिरपेक्षता की है, तो स्पष्ट रूप से हमारा अर्थ सैनिक गुटों से होता है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही कोटेशन क्यों दिखाए जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले गुटनिरपेक्षता का विचार इन्होंने ही दिया था। इसके चलते इनके विचारों का महत्व अन्य नेताओं से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप इनमें से जो भी कोटेशन आपको याद हो सके प्लीज़ याद कीजिए और ब्लैक पेन से अच्छे से हाईलाइट करते हुए लिखिए, ताकि जो चेक करने वाले हैं उन्हें समझ में आए कि आप पढ़ लिख कर एग्ज़ाम देने गए हैं और आपको अच्छे नंबर मिल सके। स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता की नीति न तो अंतर्राष्ट्रीय जीवन में अलग थलग रहने की नीति है और न ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और समस्याओं के प्रति तटस्थता का रवैया अपनाने की। यहाँ तक पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि जब ज़रूरत पड़ने पर ये अपनी तटस्थता की नीतियों को भी त्याग देते हैं, तो यहाँ पर गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या रह जाता है। इसमें स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है वह अपनी स्वतंत्र रीति नीति है। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न को औचित्य अनुचित्य रूप से देखा जा सकता है। एक गुट के साथ जुड़कर उचित अनुचित का विचार किए बिना आंखें मूंदकर पीछे चलना गुटनिरपेक्षता नहीं है। तो यहाँ पर तटस्थता की या गुटनिरपेक्ष बने रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम विश्व के 2 बड़े विचारधाराओं में से किसी एक में भी नहीं जुड़े हैं। इसके चलते हम दोनों की कमी, दोनों की ताकत, दोनों की गलतियां और समस्याओं को निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, और हम कभी रूस के खिलाफ हो सकते हैं, कभी हम अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। लेकिन अगर हम किसी एक गुट में होते, किसी एक के पिछलग्गू होते, तो हम उनके खिलाफ नहीं बोल पाते, क्योंकि अपनों के ही खिलाफ जाने पर परिणाम हमें झेलने पड़ते।
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है, यह एक सक्रिय और स्वतंत्र सिद्धांत है। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अंतर्राष्ट्रीय घटना से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। गुटनिरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है कि किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित न होना, पश्चिम व पूर्वी गुट के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बंधना, किसी भी प्रकार का आक्रमण संधि से अलग रहना, शीत युद्ध से पृथक रहना, राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। सन 1961 में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के कर्णधार थे भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। और इन तीन नेताओं के नाम आपको डेफिनेटली याद रहने चाहिए, क्योंकि इनके बगैर आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उत्तर में कुछ भी नहीं लिख सकते। दोस्तों, इन तीन महारथियों ने गुटनिरपेक्षता के 5 आधार स्वीकार किए और कोई भी गुटनिरपेक्ष देश इन 5 आधारों पर अपनी गुटनिरपेक्षता को साबित कर सकता है। यानी कि कोई देश गुटनिरपेक्ष है या नहीं, इन 5 आधारों पर पता लगाया जा सकता है। सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, यानी कि उसकी खुद की नीति हो, वो साम्यवादी या पूंजीवादी न हो। अगर वो ऐसा होता है तो वह गुटनिरपेक्ष नहीं है। सदस्य देश उपनिवेश का विरोध करता हो, क्योंकि ये देश ज़्यादातर गुलामी से निकले हुए थे, इसलिए इन्होंने यह माना कि वह देश उपनिवेशवाद का विरोध करना चाहिए। तीसरा बिंदु था, वह सदस्य किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत ही यही है कि हम किसी सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, तो वह देश कैसे गुटनिरपेक्ष कहा जा सकता है जो किसी सैनिक गुट में सम्मिलित होगा। चौथा बिंदु आता है, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। खास तौर पर यह द्विपक्षीय समझौता सैनिक समझौता नहीं होना चाहिए। पांचवा बिंदु आता है, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो। क्योंकि मान लीजिए भारत में ये किसी देश का इंग्लैंड का सैन्य अड्डा है मान लीजिए, तो भारत से ज़्यादा शक्तिशाली कौन कहलाएगा? इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का सैन्य अड्डा भारत में है। और सीधे तौर पर कहा जा सकेगा कि जो भारत है वो इंग्लैंड का शिष्य है, पिछलग्गू है, तो फिर हमारी स्वतंत्र नीति रीति कहाँ रह जाएगी। इसलिए उस देश में किसी देश का सैन्य अड्डा नहीं होना चाहिए। पूर्वोक्त सिद्धांतों का अनुकरण करने वाला राष्ट्र ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता शांतिवाद ही नहीं, बल्कि जिस देश में स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा होता है वहाँ पर गुटनिरपेक्ष देश हस्तक्षेप भी करते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर बांग्लादेश के उदय में भारत ने जो ऐतिहासिक भूमिका अदा की, उसमें स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता सक्रिय और स्वतंत्र सिद्धांत है। यह निर्भयता तथा साहस की नीति है, कायरता की नहीं। यानी कि जो देश किसी विचारधारा में सम्मिलित नहीं है वे डरपोक नहीं हैं, बल्कि वे अपने आप में सक्षम हैं अपनी विचारधारा चलाने में, और किसी विचारधारा में उलझकर अपने विकास को वे नहीं रोकना चाहते। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ समझा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ ये भी हमने समझा। आप और भी 4th सेमेस्टर के वीडियोस को देख सकते हैं चैनल में। 4th सेमेस्टर इतिहास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाइए और चारों सेमेस्टर के वीडियोस में से जो आपके सिलेबस का हो आप उनमें से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर तरीके से दीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, व्यापार के मौके बसों के समान हैं, हमेशा ही एक ना एक आता रहता है। ये कहते हैं रिचर्ड ब्रैनसन। यानी कि व्यापार हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जो आप अचीव करना चाहते हैं, मौके हमेशा आते रहते हैं। बस ज़रूरत है तो उन मौक़ों को पकड़ने की और उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ने की। तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।